Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 13, India after independence. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with absorption of French and Portuguese colonies. कुछ एरिया पे इंडिया के फ्रेंच कंट्रोल था और गोवा का कंट्रोल था. उसको भी अब हम कैसे अपने कंट्रोल में करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट कैसे उसको लेगी. देखो 1954 में जो फ्रेंच कॉलोनियल रूल था, पौंडुचेरी में, पुदुचेरी, चंदनगर, माहे, कराईकल एंड यानाम कम टू एन एंड. तो देखो बेटा 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, पर वो आज़ादी हमें मिली थी ब्रिटिश रूल से. ठीक हुई बात. फ्रेंच का जो रूल था वो कब खत्म हुआ? 1954 में. फ्रेंच के पास क्या क्या था? पौंडुचेरी, नाउ पुदुचेरी, चंदनगर, माहे, कराईकल, यानाम. यहाँ पर खत्म हुआ किसका रूल? फ्रेंच. ठीक है, ये टेरिटरीज इंटीग्रेट हो गई इंडिया के साथ. अब बात करेंगे पोर्तुगीज. पोर्तुगीज की कॉलोनी थी गोवा, दामन, दीव, दामन एंड दीव, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली. 1954 में दादरा एंड नागर हवेली को लिबरेट कराया फ्रीडम फाइटर्स ने. जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने पहले 1954 में, इन द सेम ईयर when French colonies were integrated in India, at the same time दादरा एंड नागर हवेली किसका पार्ट बन गई? इंडिया का. और इसके लिए काम किसने किया? फ्रीडम फाइटर्स ने. फिर इंडियन ट्रूप्स ने लिबरेट करवाया गोवा को, दामन एंड दीव को पोर्तुगीज से 1961. मतलब हमें फोर्स का यूज करना पड़ा. कब फोर्स का यूज करना पड़ा बेटा? 1961 में. किसको आज़ाद कराने के लिए? गोवा को. किससे? पोर्तुगीज से. गोवा, दामन एंड दीव हमारे इंडियन टेरिटरी का पार्ट बने 1961 में. टेरिटरी का पार्ट तो थे, कंप्लीट कंट्रोल आया 1961 में. 1954 में हमारे पास क्या आ गया था? दादरा एंड नागर हवेली. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. अब बेटा क्योंकि आंध्र प्रदेश को हम लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट बना चुके थे, तो दूसरे स्टेट्स भी बोल रहे थे भाई हमें भी आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दो. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप की गई, जो रिडिफाइन करने वाली थी इंडिया के स्टेट्स की बाउंड्रीज को. इनका जो सजेशन था वो आए, मतलब जो ये जो कमेटी बैठी थी, ये जो कमीशन थी, उसने अपना पूरी रिपोर्ट दी 1956 में. इसमें इंक्लूडेड थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स. पहले मेरी बात सुनो. देखो आंध्र प्रदेश को हमने बना दिया लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट. दूसरे स्टेट बोल रहे हैं अगर आंध्र प्रदेश बन सकता है तो हम क्यों नहीं, हमें भी बनाओ, हमें भी बनाओ. तो गवर्नमेंट ने बोला कैसे बनाए? तो गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया 1953 में. 3 साल इसने प्रॉपर काम किया और 56 में रिजल्ट दे दिया, रिपोर्ट दे दी कि भाई ऐसा आप कर सकते हो. तो जो पीपल स्पीकिंग असमी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, ये सब क्या चाहते थे? लिंग्विस्टिक स्टेट्स. जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन था, जिसे हम फॉर्मर हैदराबाद स्टेट कहते थे, वो ऐड कर दिया गया किसमें? आंध्रा में, जिसे क्या बोला गया? आंध्र प्रदेश. 1940 में ये जो रीजन था उसको फिर से सेपरेट किया गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में. ठीक है बात. पहला लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना हुआ स्टेट आंध्र प्रदेश था. किस लैंग्वेज पे बना था? तेलुगु लैंग्वेज पे. हैदराबाद के जितने भी स्पीकर थे जो तेलुगु बोलते थे, उस एरिया को भी किस में मिला दिया था? आंध्र प्रदेश में. पर 2014 में फिर से आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हुए, 2 पार्ट्स हो गए. एक पार्ट को हमने कहा तेलंगाना और दूसरा, ये पहला तो आंध्र प्रदेश था ही था, दूसरा जो टुकड़ा निकला वो तेलंगाना. थोड़े टाइम बाद ही जो बॉम्बे स्टेट था वो भी मराठी स्पीकिंग और गुजराती स्पीकिंग में अलग हो गया. मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र, गुजराती स्पीकिंग गुजरात. ठीक है. उसके बाद जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था वो पंजाब से अलग हो गया. ठीक है. पंजाबी बोलने वाले रह गए पंजाब में, और हिंदी का एक अलग डायलेक्ट जिसे हम हरियाणवी भी कहते हैं, वो बोलने वाले लोग आ गए हरियाणा में.
तमिल स्पीकिंग स्टेट बना मद्रास, उसे एक नया नाम दे दिया गया तमिलनाडु। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी का वो पार्ट जहाँ पर तमिल स्पीकर्स थे, उस पर्टिकुलर एरिया का नाम दे दिया गया तमिलनाडु। कुछ स्टेट ट्राइबल पॉपुलेशन जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में थी उनके अकॉर्डिंग भी बनाए गए, जैसे मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। और ये इसलिए किया गया बेटा कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सके, अपने आप को अपने अकॉर्डिंग गवर्न कर सके। ठीक है, इसके बाद आता है प्लान डेवलपमेंट। प्लान डेवलपमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। क्यों थी बेटा प्लान डेवलपमेंट की ज़रूरत? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए तो कंप्लीट एक्सप्लॉइट करके गए थे वो इंडिया को, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोलैप्स करके गए थे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हो गया तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम आने लगी। रॉ मटेरियल इंडिया में रह गया, इंडस्ट्री पाकिस्तान चली गई। एरिया पाकिस्तान में रह गया, इंडस्ट्री इंडिया में रह गई, मतलब बहुत प्रॉब्लम थी। तो प्लान डेवलपमेंट तो करना था, और ये जो प्लान डेवलपमेंट का आइडिया था ये हमने लिया बेटा रशिया से। जो हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, जिसे हिंदी में पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ये हमने किससे लिया है? रशिया से। तो जब आप लोग क्लास 9th में जाएंगे तो पूरा रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें आप लोग देखेंगे ये प्लान्ड इकोनॉमी वाला कंसेप्ट। इंडिपेंडेंस के टाइम पे बच्चा जो इंडिया की इकॉनमी थी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे अनइक्वल डेवलपमेंट इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में डिफरेंट डिफरेंट फेज थे डेवलपमेंट के। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम था, फूड स्केर्सिटी थी। आज हम बहुत बड़े फूड एक्सपोर्टर हैं बेटा, पहले हम फूड इम्पोर्टर हुआ करते थे। हम फूड में भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, फूड स्केर्सिटी था, अंडर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में थी, अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज थी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थी, पावर्टी गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लिटरेसी आज साक्षरता ज़्यादा थी। 3% लिटरेसी रेट था जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए थे तब। सोचो, ओनली 3%। लेट अस सी व्हाट स्टेप्स द न्यू बॉर्न इंडिया नेशन टुक टू ओवरकम दिस। ये सारी प्रॉब्लम भले वो लिटरेसी की हो, गरीबी की हो, असाक्षरता की हो, गरीबी की हो, कम्युनिकेशन की हो, खाने की कमी की हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम थी उसको बढ़ाने की हो, इनको कैसे हमारी गवर्नमेंट ने सॉल्व किया? तो पहला तो मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने एडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी को, जहाँ पर गवर्नमेंट को भी रोल मिला और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी रोल मिला। ठीक है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, सर्विस सेक्टर में। हमने ये नहीं बोला कि सब कुछ सरकारी करेगी, हमने ये बोला कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ही जिनके ऊपर काम करेंगे, कुछ में प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वाइटेड थे। बहुत सारी जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज थी उनको गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, क्योंकि उनमें बहुत बड़े अमाउंट में पैसा लगना था और क्विक प्रॉफिट भी नहीं था। तो प्राइवेट व्यक्ति तो ऐसा करेगा नहीं, तो उसमें किसने काम किया बेटा? गवर्नमेंट ने। जैसे बेटा रेलवेज, रेलवेज में लोकोमोटिव्स बनाना मतलब इंजन बनाना, ट्रैक बनाना, एम्प्लॉय रखना, ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्लस बहुत ही इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन है। और प्रॉफिट जो आएगा वो बहुत ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मतलब वापस गेन कर पाएंगे, है ना। प्रॉफिट मेकिंग बहुत टाइम बाद आप बन पाएंगे। तो ऐसे सेक्टर में प्राइवेट व्यक्ति तो नहीं आएगा, बिकॉज देयर सोल मोटिव इज टू अर्न ह्यूज एंड ह्यूज प्रॉफिट। तो बेसिक और की इंडस्ट्री किसके पास रही? गवर्नमेंट के पास। जैसे BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, रेलवेज, ये सब किसके पास रही? हमेशा गवर्नमेंट के पास। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था ऐसी इंडस्ट्रीज़ में और हमेशा ये प्रॉफिट मेकिंग हो कोई ज़रूरी नहीं था। प्राइवेट कंपनीज आर मोर एक्टिव इन कंज्यूमर गुड्स, जैसे व्हीकल्स, कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट्स, एंड यूजुअली फेच हाई प्रॉफिट। जल्दी जल्दी डिमांड आती जाती है, आप बेचो, प्रॉफिट लो, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। तो प्राइवेट कंपनीज ने यहाँ पर अपना रोल प्ले किया। प्लानिंग कमीशन, रशिया को देखते हुए
वहाँ पर प्लान्ड इकोनॉमी थी, हमने भी उसको अडॉप्ट किया। उसको अडॉप्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। अब इसे कहते हैं नीति आयोग। और ये जो नीति आयोग होता है इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होगा वो हमेशा कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। जैसे करेंटली नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर है तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन हो गए? चेयरमैन कौन हो गए? नरेंद्र मोदी। दैट टाइम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज जवाहरलाल नेहरू। तो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन पहले तो डिफाइन करती थी कि भैया कंट्री के इकोनॉमिक गोल क्या है, फिर उन गोल को अचीव करने के लिए कौन सी पॉलिसीज बनानी है उसको फ्रेम करती थी, कैसे उन गोल्स को अचीव किया जाना है ये बताती थी। ये पहले देखती थी कि कंट्री में किस रिसोर्स का कितना स्टॉक है, ये जितने भी रिसोर्सेज होते थे उनका यूटिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी देखती थी। ठीक है, फिर साथ साथ में ये सोचती थी कि हम पावर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, प्राइस राइज को, रीजनल इम्बैलेंस को कैसे मैनेज करेंगे। जो प्लानिंग कमीशन थी ये 5 ईयर प्लान्स के थ्रू काम कर रही थी। ठीक है, और इनका जो एम्फेसिस था 5 ईयर प्लान का बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का था, डैम बनाने का, पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर प्लांट बनाने का था, इरिगेशन सिंचाई के साधनों को इम्प्रूव करने में था, पावर जनरेशन मतलब पावर प्लांट से क्या जनरेट होती है? पावर, इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियली यूजफुल प्लांटेशन, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज इनको सुधारने पे ज़्यादा था। जो बेसिक नीड थी बच्चा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। बेटा पर इसी टाइम में कुछ लोग थे जो ये जो हमारी पॉलिसी थी कि पहले हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे उसके खिलाफ थे, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे क्योंकि सब बोल रहे थे कि भैया इस तरीके से तो हम हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर लेंगे। ठीक है, among the earliest critics was J.C. कुमारप्पा। ये जो 5 ईयर प्लानिंग थी जिसमें हम हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे थे उनके सबसे बड़े सबसे पहले क्रिटिक थे J.C. कुमारप्पा। ठीक है बात, जो कि खुद प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे। ठीक है, मेडिलिन स्लेडे, मेडिलिन स्लेड जिसे हम मीरा बहन भी कहते हैं, मीरा बहन के नाम से जानते हैं, जो गांधी जी के साथ हमेशा रही। तो केसी कुमारप्पा, मेडलिन स्लेड इन लोगों ने, जिन्हें कॉमनली मीराबाई कहते हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज किया 5 ईयर प्लान्स को। ये दोनों ही स्टॉन्च बिलीवर थे गांधीयन आइडिया के और इन्होंने कैंपेन किया कि हमें स्मॉल और लेस एक्सपेंसिव इरिगेशन सिस्टम पे सोचना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करना चाहिए मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करना चाहिए, जो बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, लेस एक्सपेंसिव इरिगेशन सिस्टम लेके आओ, नेचुरल फॉरेस्ट को प्रिजर्व करो जिसमें लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज होते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एक कंट्री या हमारी कंट्री इंडिया अपने आस पड़ोस या पूरे वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेशनशिप रखेगी? चाइना के साथ, जापान के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ, पाकिस्तान के साथ, इंग्लैंड के साथ या यूएसए के साथ। ये किस हेड के अंदर आप पढ़ते हो, किस हेडिंग में पढ़ते हो? फॉरेन पॉलिसी। ठीक हुई बात। तो प्रिंसिपल्स, गोल्स, कंपल्शंस, स्ट्रेटजीज जो गवर्न करती है कंट्री के रिलेशन को दूसरी कंट्री के रिलेशन से, दूसरी कंट्रीज से, उसे ही हम क्या कहते हैं? कंट्री की फॉरेन पॉलिसी। नाउ बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में। जैसे ही वॉर क्लोज होने वाला था तभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया गया। किसके लिए बनाया भैया? कि अब फ्यूचर में कोई वॉर ना हो, इंटरनेशनल पीस अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, इस बात के लिए हमने बनाया यूनाइटेड नेशंस को। पर ये यूनाइटेड नेशंस भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनवा पाया किस किस के बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ये दोनों ही कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर बनी। वो सुपर पावर कंट्रीज थी यूएसए एंड यूएसएसआर।
ठीक है बात, कब बनी ये दोनों कंट्री सुपर पावर? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जो म्यूचुअल रिलेशनशिप थे दोनों कंट्रीज के, डीप सस्पिशन था दोनों के बीच में, एक दूसरे पे शक करते रहते थे। सिपॉय, ये जो आप एजेंसीज पढ़ते हो ना, NIA, ये सब, CIA, ये सब इन्हीं की देन है। CIA NIA कुछ नहीं होता है शायद, CIA सब USA और USSR के बीच में जो सस्पिशियस वाला एनवायरनमेंट था, उसी की देन है। आप लोगों ने मूवीज में सुना होगा KGB, किसी अभी कोई मूवी आई थी उसमें था ये KGB, शायद ताशकंद फाइल्स में था, या एक और मूवी जो गोल्ड, पता नहीं, छोड़ो, शायद ताशकंद फाइल में ही था। KGB, CIA सिपॉय एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और USSR अब तो टूट गया, 1991 में USSR तो टूट गया था, तो अब ये किसकी एजेंसी है? रशिया की। और भी बहुत है, रशिया का KGB, USA का CIA, ये सिपॉय एजेंसी थे, एक दूसरे पर नजर रखते थे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। चलो, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच का जो रिलेशन था वो मिसट्रस्ट पे बेस्ड था। ग्रेट डिफरेंसेस थे इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके। दोनों ही सुपर पावर ने एक एक अलायंस बना लिया। अलायंस से ज़्यादा वो था मिलिट्री ब्लॉक, ठीक है। अब जो मिलिट्री ब्लॉक था किसका बेटा? USA का, उसे कहा गया नेटो, और जो था USSR का उसे कहा गया वॉर्सो पैक्ट। अभी आप लोगों ने बहुत न्यूज़ में सुना होगा ना, रशिया और यूक्रेन वॉर, बहुत ज़्यादा सुना होगा, रशिया यूक्रेन, कभी रशिया जीत रहा है, कभी यूक्रेन जीत रहा है, सुना होगा ना। तो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक करने का रीज़न ही ये था कि जो यूक्रेन है उसकी बाउंड्री लगती रशिया के साथ है, पर वो किसका मेंबर बनना चाह रहा था? नेटो का। तो रशिया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि रशिया की बाउंड्री नेटो वो से यूक्रेन से लगती है। यूक्रेन तक अगर नेटो की फोर्सेस आ गई तो रशिया की बाउंड्रीज तो अनसेफ हो जाएगी ना, इसीलिए ये अटैक स्टार्ट हुआ। तो कौन सी दो मिलिट्री ब्लॉक बनी? नेटो एंड वॉर्सो पैक्ट। 1945 से 1991 का जो पीरियड था, बहुत हॉस्टिलिटी वाला पीरियड था, कोल्ड वॉर चल रहा था, किस किस के बीच में? USA एंड USSR के बीच में दो मिलिट्री ब्लॉक बन गए थे इसी पीरियड में। और ऐसा लगता था जो छोटे छोटे भी कॉन्फ्लिक्ट बड़े वॉर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस सिचुएशन में क्या करती? छोटी छोटी सी नई नई आज़ाद हुई कंट्रीज जो कि एशिया और अफ्रीका की थी, कुछ लैटिन अमेरिका भी थी, वो जो अभी फ्री हुई थी, अब वो भी अपनी सोवरेनिटी को प्रिजर्व करना चाहती थी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहती थी, ठीक है। तो बहुत सारे नेशंस को फोर्स किया गया कि अपने आप को अलाइन कर लो, या तो वॉर्सो पैक्ट के साथ या नेटो के साथ, ठीक है। और जहाँ पर भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता उसमें आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ता अगर आप एक बार मेंबर बन जाते, ठीक है। लार्ज सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करना पड़ता अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, मिलिट्री को प्रिपेयर रखना पड़ता, और इससे जो छोटी छोटी कंट्रीज थी जो अभी भी आज़ाद हुई थी, उनके लिए तो बड़े डेंजर वाली बात थी कि रिसोर्सेज को डेवलपमेंट में लगाएं कि मिलिट्री में लगाएं। तो इस बात का सल्यूशन निकाला हमारे PM और फॉरेन मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी कौन ही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले कौन ही है? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट PM पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने चूज किया नॉन अलाइनमेंट, कि इंडिया ना ही तो नेटो के साथ अलाय होगा, ना ही तो वॉर्सो पैक्ट के साथ अलाय होगा। तो इसी को क्या कहा गया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इस पॉलिसी के थ्रू कंट्री ने किसी भी ब्लॉक को कमिट नहीं किया कि हम भैया आपके साथ नहीं, आपके साथ है, हम किसी के साथ नहीं है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी। जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट NAM नाम का क्या किया? फाउंडेशन रखा। गमाल अब्दुल नसार जो इजिप्ट के थे, गमाल अब्दुल नसार, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। सुकार्नो जो इंडोनेशिया के थे, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया।
ध्यान रखना, इजिप्ट के थे गमाल अब्देल नसार, सुकार्नो इंडोनेशिया के थे, क्वाम निकुरमा घाना के थे, जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के थे। इन सब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किया, और जितनी भी एनएम के जितने भी मेंबर बने थे अभी तक, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया, ये सब लोग मिले अपनी, इन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस की 1961 में। कहाँ पर? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। इसमें 25 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए। 1990 तक जो नाम था एनएम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसके 100 से भी ज़्यादा मेंबर बन चुके थे। नॉन अलाइनमेंट से ये समझ सकते हैं आप कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी के पक्ष में या किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे, वर्ल्ड अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये व्यू इनकरेक्ट, बिल्कुल भी इनकरेक्ट। नॉन अलाइनमेंट फेवर करता है कि हम एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे वर्ल्ड अफेयर्स में, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करेंगे, जिससे कि वॉर रुक जाए। आई बात समझ में? जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था तो बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को बोल रही थी कि आप जाके डिप्लोमेटिक बातचीत करें, टाई अप्स करें, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से आप लोग ये मत समझ लेना कि हम वर्ल्ड अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, न्यूट्रल रहेंगे, बिल्कुल नहीं। जो सही होगा हम उसके साथ होंगे, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करेंगे जिससे कि वॉर ना हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन से मैटर्स को सॉल्व करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम होगी उसको सब मिलके सॉल्व करेंगे, जैसे पार्टी, लिटरेसी, ओवर पॉपुलेशन। इंडिया के रिलेशन उसकी नीबरिंग कंट्रीज है। इंडिया बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ। दो आइलैंड कंट्री भी है हमारी पड़ोसी, श्रीलंका और मालदीव्स, जो इंडियन ओशन में है, वो भी इंडिया के नेबर है। इंडिया की जो रिलेशनशिप है अपने नेबर के साथ, कुछ के साथ तो बहुत हार्मोनियस है पर कुछ के साथ नहीं भी है। डिफरेंसेस हैं किस किस के साथ? चाइना के साथ और हमारे प्यारे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, बस ये दो ही कंट्री हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बाकी तो ठीक 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 ही है। ठीक, कोई बात। इनके साथ कभी कभी हम लड़ लेते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाते हैं, वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट हो जाते हैं। इंडस रिवर ट्रीटी हमने साइन की है पाकिस्तान के साथ में, जिसमें 20% वाटर हम यूज़ करते हैं, 80 वो करते हैं। ब्रह्मपुत्र को लेके मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ हो ही जाता है बॉर्डर डिस्प्यूट। कई बार कश्मीर के मैटर को लेके हो जाता है। नाउ इंडिया एंड सार्क। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। कौन कौन से कंट्री स्टूडेंट्स? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स। इन्होंने क्या बनाया बेटा? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और जो हेड थे, द हेड्स ऑफ द फाउंडर कंट्रीज, जो हेड थे फाउंडर कंट्रीज के, वो पहली बार मिले ढाका में। ढाका कहाँ पर है बेटा? बांग्लादेश, है ना? बांग्लादेश की कैपिटल है ना ढाका। गलत हो तो देख लेना एक बार, मेरे हिसाब से तो शब्द सही है। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। 1985 में जो फाउंडर कंट्रीज थी उनके हेड मिले ढाका में। सार्क हैज इट्स परमानेंट सेक्रेटेरिएट एट काठमांडू, और सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? काठमांडू में है। अफगानिस्तान भी सार्क का मेंबर है। सार्क बोलता है कि भैया हम सब जितने भी कंट्रीज हैं, हमें म्यूचुअल फ्रेंडशिप रहेगी, कोऑपरेशन रहेगा और कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस रहेगी, बेटर कम्युनिकेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस की बात करेंगे, साइंटिफिक कल्चरल डेवलपमेंट की बात करेंगे साउथ एशिया में। ठीक है, और बॉर्डर टेररिज्म और स्मगलिंग पे भी क्रॉस चेक रखेंगे। हम बेटा मोस्ट एडवांस्ड और लार्जेस्ट कंट्री है सार्क के, क्योंकि देखो सार्क में चाइना नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान है, तो सारी छोटी कंट्रीज हैं। हम टेक्नोलॉजिकली भी बहुत एडवांस हैं बेटा। हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। हम एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अपने नेबर्स के साथ। इंडिपेंडेंस के बाद बच्चा हम एक स्टेबल डेमोक्रेसी बन के उभरे हैं, एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स में, ग्रेट प्रोग्रेस कर रहे हैं आईटी में। ठीक है, स्पेस में हमारा मंगलयान भी हुआ, चंद्रयान भी हुआ, मेनी ऑफ द
IT sector blue chip companies have Indian CEOs. They are continuously opening up their factories in India. हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं जो USA, UK, बहुत सारी पूरी दुनिया की कंट्रीज में जाके IT सेक्टर में काम कर रहे हैं. वो लोग हमारे इंडिया में आके अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने काम किया है. इंडिया has set an example of less advanced countries that are trying to make progress. हम less advanced countries तो थे नहीं. अब तो हम ऊपर आ गए, पर हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लेस एडवांस कंट्रीज के लिए कि प्रोग्रेस आप कर सकते हैं. टेररिज्म अभी तक एक चैलेंज की तरह है इंडिया के लिए. इंडिया में पीस को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता रहता है टेररिज्म. प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी कंटिन्यू. अमीर ज़्यादा अमीर हैं, गरीब ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं. बहुत सारे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं लोग आज भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं. रिच और पुअर के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है. ठीक है, फिर भी बहुत सारे मेरिट्स हमने देखे हैं बहुत सारे स्पेयर में. कुछ काम और करना बाकी है तो वो कर ही लेंगे, जैसे कि जेंडर बायसनेस है, डोमेस्टिक वायलेंस आज भी हो रहा है. पर ये छोटी छोटी चीज़ें, इतना बड़ा सब कुछ कर लिया तो इसको भी सॉल्व कर ही लेंगे. Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.